नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द मैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके बीच आने वाली है, उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो कट ऑफ है हमारे, उस पर मैंने चर्चा करना था। तो उससे संबंधित बातों के बारे में आपसे बात करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। और आज की जो डिस्कशन है इसमें हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन में पूछे गए 2018 में जो पिछले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का 10-10 प्रश्नों का स्लॉट्स बनाकर आपके बीच में डिटेल डिस्कशन करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि पिछली जो एग्जाम हुई थी उसका क्या कट ऑफ गया था और कितने बच्चे उसमें चयनित हुए थे, उनका क्या पैमाना था। ठीक है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो बम्पर भर्ती है दोस्तों, वो किसके लिए आने वाली है? 10th और ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए आने वाली है। जो पिछली वीडियो मैंने आपके बीच रखी थी उसमें मैंने चर्चा किया था, तो कई सारे बच्चों का जो कमेंट्स आया था उसमें दो बातें उनकी समस्याओं में मेरे नज़र पर आ रही थी। जिसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी कि लाइनमैन का, असिस्टेंट ऑपरेटर का, टेक्नीशियन ग्रेड 4 का और स्विच बोर्ड ऑपरेटर का, ये चारों पद के लिए जो नियुक्तियां आई है, इस नियुक्ति में क्या सिलेबस इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाता है। मैं आज फिर से उस चीज़ों को आपको विस्तार से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन को जो सिलेबस पूछा जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 50 मार्क्स का है। कितने का है साथियों? ये आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। ठीक है, और ये ध्यान देंगे आपकी 50 मार्क्स का जो है ये आपका ट्रेड होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का ट्रेड होता है और बाकी 15 मार्क्स आपके कंप्यूटर के हैं और रेस्ट 35 मार्क्स जो हैं वो आपको अदर सब्जेक्ट्स जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इन सभी विषयों से होते हैं, जीके से होते हैं। तो मेरा आज का जो डिस्कशन है वो मुख्यतः इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो यहां मैं 2-3 बातें आपके बीच स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो पहला मॉड्यूल है, जो भी बच्चे ITI कंप्लीट करते हैं, चाहे वो NCVT से हो या फिर वो SCVT से हो, ये दोनों ट्रेड हमारी जो है NCVT या SCVT दोनों से जिन्होंने ITI की डिग्री कंप्लीट की है वो बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को लेकर ध्यान रखना है कि हमारी जो ITI की सिलेबस होती है उसका जो सेकेंड ईयर का सिलेबस होता है मित्रों, कौन सा सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर। तो जो हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस होता है वो यहां पर आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो AC मशीन वाइंडिंग है। कौन सी पार्ट है साथियों? AC मशीन वाइंडिंग। यानी AC मशीन में कितने तरह की वाइंडिंग का यूज करते हैं, कौन कौन सा वाइंडिंग होती है, उसकी क्या संरचना होती है, उसके क्या विशेषताएं होती है, उस पर यहां आपको पढ़ना है। दूसरा साथियों, आपको अल्टरनेटर के बारे में पढ़ना है। अल्टरनेटर के माध्यम से हम पावर का जनरेशन करते हैं, थर्मल प्लांट में, हाइडल प्लांट में, इन सभी जगहों पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। तीसरा आपका सर्किट ब्रेकर है, जो हमारे पावर सिस्टम में, हमारे शक्ति तंत्र में सुरक्षा उपकरण को के रूप में प्रयोग में लिया जाता है और इसी के माध्यम से हम सुरक्षा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ्टी है, वो प्राप्त हो पाती है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में या फिर आपके ग्रिड में। इन सभी जगहों पर पावर के कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर साथियों DC ड्राइव के माध्यम से हम स्पीड कंट्रोल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। तो आपके यंत्रों की स्पीड का निर्धारण हम इसके माध्यम से करेंगे, जिसमें DC मशीन्स का हम अध्ययन करेंगे। पांचवा हमारा है साथियों DC मशीन वाइंडिंग। आपकी जो DC मशीन होती है, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, उसमें कितने तरह की वाइंडिंग का यूज करते हैं, उस वाइंडिंग का क्या फीचर्स होता है, क्या विशेषताएं होती है, कहां पर हमें कैसी वाइंडिंग लगानी चाहिए, इन सभी के संबंध में हम यहां अध्ययन करेंगे। जो छठा हमारा है वो घरेलू उपकरण है, डोमेस्टिक एप्लियंसेस है। आपके घरों में जो आप इस्तेमाल करते हैं, CFL की बल्ब है, इनकैंडेसेंट लैंप है, ठीक है, जो फिलामेंट लैंप है, आपकी मरकरी है, ट्यूबलाइट है,
या फिर समझिए तो आपकी विद्युत हीटर है, ठीक है, आपके आयरन हैं, ये जितने भी घरेलू छोटे छोटे उपकरण हैं उन सभी के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके अंदर की विशेषताओं के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में यहां पे हमें पढ़ना है मित्रों। फिर अगला जो आपका टॉपिक है वो इल्यूमिनेशन है, यानी प्रदीप्ति या प्रदीपन। इसमें पूरी लाइटिंग्स आपकी आती है, प्रकाश तंत्र आता है, साथ ही साथ आपका जो है यहां पर हीटिंग एलिमेंट्स आते हैं, उसके साथ आपका पावर का यूटिलाइजेशन, हम कैसे पावर का उपयोग करते हैं, किन किन जगहों पे करते हैं, हीटिंग में करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, या फिर लाइटिंग सिस्टम में करते हैं, इन सभी से संबंधित कंसेप्ट्स को आपको यहां पे जानना है दोस्तों। फिर आपकी औद्योगिक वायरिंग, हमारे इंडस्ट्रीज में किस तरह की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है, वो कितने प्रकार की वायरिंग होती है, ये सारी बातें यहां पे आपको पढ़नी होती है। और जो 9th टॉपिक है वो आपका मशीन कंट्रोल, कैबिनेट एंड कंट्रोल पैनल की लेआउट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि पूरी कंट्रोल जो मशीन की है वो हम किस तरीके से करेंगे, उसका क्या डायग्राम होगा और कैसे उस डायग्राम को आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटर होता है उसका उस डायग्राम के माध्यम से आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है। इस वजह से आपको कंट्रोल पैनल का लेआउट और कैबिनेट कंट्रोल को पढ़ना आवश्यक होता है और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों शक्ति उत्पादन, पावर जनरेशन, ठीक है, कौन सा टॉपिक है, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के बाद हम आगे बढ़ें तो सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर के बाद अगर देखते हैं तो हमारी थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत संयंत्र, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत संयंत्र, तीसरा आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, और चौथा है आपका गैर परंपरागत स्रोत। इसके अंदर आपका कौन कौन आ जाता है, इसके अंदर आपका सौर ऊर्जा आएगा मित्रों, क्या आ जाएगी, सौर ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, पवन ऊर्जा आ जाएगी, विंड मिल, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। अभी हमारा जो ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र है बायोगैस प्लांट, अभी इसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके तरफ हमारा रिसर्च अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है और यह विकल्प के रूप में उभर कर आया है और हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा अभी काम करने वाले हैं। सौर, पवन, वायु, ये सारे आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंदर आते हैं साथियों। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों तो हम यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। आपके पंखे में इसका इस्तेमाल होता है, आपके घर के बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल होता है, हमारे ऑफिसेस में इसका इस्तेमाल होता है, हमारे खिलौनों में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़े तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, मित्रों इसे इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। जितने भी हमारे उद्योग हैं सारे उद्योगों में सर्वाधिक इंडस्ट्रियल चीजों में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम इस्तेमाल किया करते हैं। अब यहाँ 3 फेज सिंगल फेज है तो इससे स्पष्ट ही हो जाती है कि सिंगल फेज में हम सिंगल फेज की सप्लाई देंगे एसी की, और 3 फेज में हमारी सप्लाई कैसी होगी, 3 फेज में हमारी सप्लाई 3 फेज एसी की होगी, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में कितने तरह की वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो पावर का जब जनरेशन हो गया, ट्रांसफार्मर को आपने सीख लिया, समझ लिया, तो अब विद्युत शक्ति का संचरण यानी पारेषण, ट्रांसमिशन। अगर जनरेटिंग स्टेशन आपका मान लीजिए पटना में है तो पटना से हम अगर आपके घर तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ट्रांसमिशन की मदद लेनी पड़ेगी, यानी जो हम रास्ते में पावर का सप्लाई करेंगे तो वह जो संचरण लाइन है उसके माध्यम से जो पावर आपके घर तक पहुंच पाएगा, यानी आपके घर के करीब तक पहुंच पाएगा, वही आपकी ट्रांसमिशन होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके घर में सीधे संपर्क बना देना, यानी आपके गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहां से कनेक्शन करके आपके घर के अंदर जो बिजली आती है साथियों वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एसी ड्राइव है 17 नंबर में, और 18वें में आपको अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो हमारी ओवरहेड लाइंस है अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे शहरों में बड़ा व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। जितने भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कंडक्टर हमारे सर के ऊपर से जा रही थी, यानी ओवरहेड होके जा रही थी, उस सभी को हमने क्या किया है, अब अंडरग्राउंड केबल में बदलने का काम किया है मित्रों। तो ऐसा करने से हमारी खूबसूरती शहर की बढ़ती है, साथ ही साथ सुरक्षा भी हमारी मजबूत होती है। तो इस तरीके से मैं आपके बीच फिर से ये
आपके स्क्रीन पर पूरी तरह से विजिबल हो रहा होगा। और हमारी जो कंप्लीट सिलेबस है, जो ट्रेड में आपको 50 नंबर की पूछे जाने वाली है, वो आपके आंखों के सामने ये है साथियों, जो आप देख रहे हैं। तो ये कंप्लीट ट्रेड की सिलेबस आपके सामने मौजूद है। ये 18 पार्ट्स, ये 18 पार्ट्स हैं जो आपको पूछा जाता है। एसी मशीन, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन वाइंडिंग, घरेलू उपकरण, प्रदीपन इल्यूमिनेशन, औद्योगिक वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट एंड लेआउट, शक्ति उत्पादन, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल हाइड्रल, नाभिकीय एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन, विद्युत शक्ति का संचरण एवं पारेषण, एसी ड्राइव और अंडरग्राउंड केबल। ये 18 टॉपिक हमारे बिहार BSHPCL जूनियर लाइनमैन, असिस्टेंट ऑपरेटर, टेक्नीशियन ग्रेड 4 और स्विच बोर्ड ऑपरेटर, इन चारों पदों के लिए जो परीक्षाएं होती है उसके लिए यही सिलेबस आपको पूछा जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सिलेबस के इस विस्तृत रूप को आप जरूर समझ गए होंगे और इसको पढ़ने में आपको इग्नोर इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहां से 50 मार्क्स है साथियों। कितने अंक हैं यहां पर? इससे आपको 50 अंक पूछे जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो बातें और आपके बीच रखना चाह रहा हूं। वो बातें कुछ इस प्रकार हैं कि आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि सबसे पहले कई ऐसे हमारे युवा मित्र थे जो इस बात को लेकर आशंकित थे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या वायरमैन इस ट्रेड को फॉर्म को भर सकता है, क्या फीटर इस फॉर्म को भर सकता है। तो मैं आज ये क्लियर कर देता हूं, आप सभी लोग गंभीरता से इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिर्फ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, NCVT या SCVT, चाहे आपने NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI किया हो, चाहे आपने SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI किया हो, आप दोनों में से किसी भी जगह से अगर आपने ITI किया है मित्रों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की जो सिलेबस होती हैं वो एक समान होती हैं, दोनों की सिलेबस में कोई अंतर नहीं होता है। और ये जो BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसकी जो बहाली आती है, जो इन पदों के लिए प्रस्तावित है कि आनी है, इन सारे पदों के लिए जूनियर लाइनमैन के लिए, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जूनियर लाइनमैन के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए और फिर आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए, साथ ही साथ मित्रों आपकी स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए, इन सारे पदों के लिए जो हमारी ये वैकेंसी आती है, इसमें सिर्फ वही बच्चे योग्य माने जाते हैं जो ITI कंप्लीट तो कर चुके हैं, लेकिन किस ट्रेड से मित्रों? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। ये याद रखेंगे आप लोग, किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, एकदम याद रखेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावे दूसरा कोई भी विद्यार्थी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावे दूसरा कोई भी विद्यार्थी इसे नहीं भर सकता है। दूसरा कोई भी छात्र इसे फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बच्चों ने ऐसा पूछा था कि डिप्लोमा बीटेक के छात्र इस पद हेतु योग्य नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उच्चतर डिग्री वाले जो हमारे युवा साथी हैं, जिनके पास बीटेक की डिग्री है या डिप्लोमा की डिग्री है, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा और बीटेक के छात्र इसके लिए योग्य नहीं हैं, ये याद रखेंगे। डिप्लोमा और बीटेक के छात्र इसके लिए योग्य नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। जिन छात्रों के पास डिग्री आ चुकी है, सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे छात्र जो डिग्री का इंतजार कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ऐसे छात्र जिनकी डिग्री आ चुकी है वही इस फॉर्म को भरेंगे। यानी आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट रहनी चाहिए, आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट रहनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट रहनी
चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास डिग्री नहीं आई है वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं जो आपका कट ऑफ था 2018 में वो क्या रहा था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैंने आपके बीच चर्चा रखी है, हमारी जो टोटल मार्क्स होती है एग्ज़ाम की वो 100 होती है, और मैंने आपको बताया था कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है साथियों। और आपको मैंने बता दिया था 50 आपको ट्रेड से पूछे जाने हैं। आज मैं ट्रेड पर ही विशेष रूप से आपके बीच चर्चा रख रहा हूँ, इसीलिए इसी पर फोकस करूँगा, ठीक है। और फिर 15 नंबर साथियों आपको कंप्यूटर से थे, ठीक है। 15 नंबर कहाँ से थे? कंप्यूटर से थे। आपको 5 मार्क्स इंग्लिश से था मित्रों, ठीक है। उसके बाद आपको 10 मार्क्स जीके ऑब्लिक जीएस से था। उसके बाद 10 मार्क्स आपका रीजनिंग से था, ठीक है। और 10 मार्क्स आपकी जो हैं वो हिंदी से थी मित्रों, ठीक है। तो 10 10 10 प्लस 5 35 आपका इधर है और 65 आपका इधर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में जो पिछला कट ऑफ हमारा 2018 में गया था वो कितना गया था मित्रों। जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उसमें मैं जनरल का मतलब मैं बता रहा हूं कि जो पुरुष वर्ग के छात्र हैं उसे मैं जनरल लिखकर सूचित कर रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल वाले जो छात्र हैं खास करके पुरुष वर्ग के, उसका जो कट ऑफ गया था वो 58 कितना गया था? 58.90 गया था मित्रों, 58.90, यानी आप इसको 59 मान सकते हैं। इसमें जो वुमेन्स थी, महिला कैंडिडेट थी अनरिजर्व में, उसके लिए जो हमारा कट ऑफ गया था वो 33.43 था साथियों, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी में विद्यार्थियों जनरल का मतलब आप पुरुष वर्ग को समझिए, तो ओबीसी के पुरुष वर्ग का जो कट ऑफ था वो 54.43 था। कितना था? 54.43 था। और मित्रों ओबीसी में जो वुमेन कैटेगरी है, महिला कैटेगरी है, तो ओबीसी के महिला कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 26.99, यानी लगभग आप समझ लिए 27 मार्क्स के करीब था, 27 मार्क्स के करीब था, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपके बीच ईबीसी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। ईबीसी का जो कट ऑफ गया था उसमें जनरल मीन्स पुरुष वर्ग का, ईबीसी के पुरुष वर्ग का जो कट ऑफ था मित्रों वो 52.08 था। और जो ईबीसी की महिला थी उसके लिए जो कट ऑफ गया था साथियों वो बहुत ही कम था, जो 8.88, ओके, 8.88 ईबीसी महिला कैंडिडेट का कट ऑफ गया था। उसके बाद साथियों अगर हम एससी की बात करें, ठीक है, तो एससी कैटेगरी में पुरुष वर्ग का, एससी कैटेगरी में पुरुष वर्ग का जो कट ऑफ है वो आपका गया था साथियों 46.83। और जो हमारी एससी कैटेगरी में वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनका कट ऑफ गया था साथियों 8.69। कितना गया था? 8.69, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे एससी कैटेगरी में महिला कैंडिडेट का कट ऑफ 8.69 गया था। उसके बाद मैं आता हूं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में जनरल मीन्स पुरुष वर्ग, तो एसटी में पुरुष का जो कट ऑफ गया था वो 52.07 था साथियों। और जो महिला थी, तो महिला उम्मीदवारों के लिए एसटी में जो कट ऑफ गया था वो 15.65 गया था, ठीक है। उसके बाद जो दिव्यांग हमारे मित्र हैं, दिव्यांग जनों के लिए हमारी कट ऑफ जो थी 2018 की वो साथियों बहुत एक्सेस नहीं थी, वो 37.7
37.44 से लेकर 37.44 से लेकर 46.80 तक थी। इसी में अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, उस हिसाब से ये मार्क्स वेरी कर रहा था। और अंत में आपको मैं ये बता दूं कि फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनके लिए जो हमारा कट ऑफ था वो 40.94 था। फ्रीडम फाइटर इसके लिए कितना कट ऑफ था? 40.94, यानी लगभग 41 मार्क्स था। तो मैंने देखा था हमारे कई युवा मित्र ऐसे थे जिनका सवाल था कि क्या फ्रीडम फाइटर इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए भी कोटिवार आरक्षण यहाँ पर उपलब्ध रहता है। तो एक बार मैं कट ऑफ को आपके बीच फिर से समराइज करता हूं साथियों, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन मन से दूर हो जाए। टोटल एग्जाम्स हमारे 100 मार्क्स के होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। 50 मार्क्स का ट्रेड पूछा जाता है, 15 का कंप्यूटर होता है, 5 की अंग्रेजी होती है, 10 का जीके जीएस होता है, 20 की रीजनिंग होती है और 10 का आपका हिंदी होता है साथियों, ठीक है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था वो 2018 में 58.90 गया था साथियों पुरुष वर्ग के लिए। महिला वर्ग के लिए 33.43 गया था। ओबीसी में पुरुष वर्ग के लिए 54.43 गया था और हमारे महिला वर्ग के लिए 26.9999 यानी 27 मार्क्स गया था साथियों। ये टोटल मार्क्स 100 में लिए गए हैं। ये याद रखेंगे कि कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होते हैं, सभी क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं, उसको आपको पास करके ये अंक लाना है। फिर आप जो है सेलेक्ट होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। और जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है ईबीसी कैटेगरी, उसके लिए जो पुरुष वर्ग है उसका कट ऑफ 52.08 52.808 गया था। और जो ईबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 8.88 गया था साथियों। एससी कैटेगरी के लिए ये 46.83 था पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए 8.698.69 था, ठीक है। और एसटी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं उनके लिए पुरुष वर्ग में 52.07 गया और जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उसके लिए 15.65 मार्क्स गया था। और दिव्यांगजन के लिए साथियों जो हमारी कट ऑफ है वो 37.44 से लेकर 46.80 के बीच थी। और जो आपकी आरक्षण की नियमावली है वो सभी पर एज इट इज लागू होती है, जो रोस्टर एग्जामिनेशंस का होता है उसी के आधार पर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो फ्रीडम फाइटर हैं हमारे, उनके परिवारजनों के लिए या उन तरह के छात्रों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ गया था वो 40.96 गया था। तो ये हमारा प्रीवियस कट ऑफ है, ठीक है। अब हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आने वाले समय में हो जाए, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये सोचकर एग्जाम देना कि हम अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम सारा आंसर टिक कर देंगे और वो सब सही हो जाएगा, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। इसीलिए हमें अध्ययन करना परम आवश्यक हमारे लिए होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब आपका कट ऑफ कंप्लीट हो जाता है और आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आता है, तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो मैं उस पर बात करता हूं मित्रों। जब आपको डीवी मीन्स होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डीवी का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको विभाग में बुलाया जाता है, जिसमें अलग अलग छात्रों का ग्रुप बना लिया जाता है जो चयनित हो गए हैं, और फिर उनको डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है। पटना में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होती है। और फिर वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो मित्रों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आप नोट कर लें। मैंने कई बार कहा है, जिन बच्चों की ITI की मार्कशीट आ चुकी है, जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी छात्र जो अपियरिंग हैं, फाइनल ईयर में हैं, जिनका रिजल्ट अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए युवा साथियों आप ये याद रखेंगे, ITI का क्या याद रखेंगे? ITI का
मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ITI का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे नंबर में ITI का अंक पत्र होना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। ITI का अंक पत्र ओरिजिनल होना चाहिए मित्रों, याद रखेंगे। ITI का अंक पत्र ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद 10th का अंक पत्र, आपकी 10वीं जो है उसका अंक पत्र होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 10th का अंक पत्र, वो भी कैसा साथियों? ओरिजिनल। ये सब आपको वहां पे चेक किए जाएंगे और फिर इसका सेल्फ अटेस्टेड करा करके फोटोकॉपी लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए कुछ दिनों के लिए आपसे ले लिया जाए और थोड़े समय बाद जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी रिटर्न कर दिया जाए। ये निर्भर करेगा कि कैसा विभाग निर्णय लेता है उस पर। और इसके अलावा आपकी पहचान पत्र ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों आधार, सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड, ये सभी आपके पास होने चाहिए। और फिर आपने जिस कोटि से आवेदन किया है उसका मूल प्रमाण पत्र आपको आपके अपने विभाग से, अपने जिले से आपको बनवा करके जमा करना है, जो सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र है प्लस आपका आय प्रमाण पत्र है अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर से अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपका साथियों आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि आपके बिहार के अस्थायी निवासी होने के परिस्थिति को दिखाता है। ठीक है, ये सब निर्भर करेगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन आती है उसी में इन बातों पर चर्चा दी जाएगी और उस आधार पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखेंगे और फिर इसे लेकर के आप जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होने के बाद फिर आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सफर था और ये मैं इसलिए आज चर्चा किया क्योंकि कई सारे मैंने युवा मित्रों को देखा था जिन्हें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी, तो अब मुझे लगता है कि ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। आपका सिलेबस पूरी तरह से क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। उसके बाद आपके कट ऑफ्स के बारे में मैंने डिटेल चर्चा कर ली और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो बता दिया। अब मैं पहुंच गया साथियों उस चीज पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो अब हमारा जो अगला अध्याय शुरू हो रहा है वो यह है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के इन चारों पदों में 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके ओरिजिनल क्वेश्चन क्या पूछे गए थे ट्रेड में, टेक्निकल में, खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और उन क्वेश्चंस का मैं विश्लेषण के साथ सॉल्यूशन आपके बीच रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आपके बीच रखने जा रहा हूं तो मैं प्रतिदिन आपके बीच उपस्थित होऊंगा और आपको 10-10 क्वेश्चंस मैं वहां से जो सीधे आपके बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछे गए हैं वहां से आपके बीच उन प्रश्नों का विश्लेषण मैं आपके बीच रखूंगा मित्रों। तो आइए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के ये 4 पद, जो पद आपके जूनियर लाइनमैन हैं, स्विच बोर्ड ऑपरेटर है, टेक्नीशियन ग्रेड 4 है, इन सभी पदों के लिए हमारी जो वैकेंसी आई है उसमें 2018 का ये सेट 1 है साथियों। 2 डेट पे एग्जाम हुई थी, एक 4 नवंबर 2018 को हुई थी और एक 28 नवंबर 2018 को हुई थी। तो मैं आपके बीच 4 नवंबर के जो सेट हैं उनके क्वेश्चंस आप देखिए कैसे पूछे जाते हैं और हम उसे किस तरह से हल करेंगे। आपको सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्लांट की उत्पादन पूर्व अवधि अधिक होती है, जेस्टेशन अवधि अधिक होती है? जेस्टेशन, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। जेस्टेशन का ही अर्थ होता है कि उत्पादन से पहले उसके निर्माण में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और पावर के जेनरेट होने से, विद्युत शक्ति के उत्पादन से पहले हमारा समय बहुत ज्यादा लगता है, यानी तुरंत में विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। इसके निर्माण में, इसकी व्यवस्था को करने में हमारी समय ज्यादा लगती है, वही आपकी जेस्टेशन पीरियड होती है। अंग्रेजी में इसे लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज हाई जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, हमारा पहला प्लांट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र।
दूसरा है ताप ऊर्जा संयंत्र, तीसरा है सौर ऊर्जा संयंत्र और चौथा है बड़ा जल विद्युत संयंत्र। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो जेस्टेशन अवधि है वो हमारी बड़े जल विद्युत संयंत्र में सबसे ज्यादा होती है। किसमें सबसे ज्यादा होती है? बड़ा जल विद्युत संयंत्र में सबसे ज्यादा होती है। मित्रों, इसी जल विद्युत संयंत्र को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपके सामने यहां तस्वीर में बनी हुई है। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण में कुशल सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है। जो अनुभवी और एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर हैं उन्हीं को इसके निर्माण में शुरुआती समय में लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए हमें डैम बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है साथियों? हमें बांध बनाना पड़ता है। बांध बनाकर एक मुख्य रूप से यह जो जल विद्युत संयंत्र है इसमें जल का हम उपयोग करते हैं और जल का प्रयोग कर हम विद्युत ऊर्जा में उसे बदलते हैं। ठीक है, यानी जल विद्युत संयंत्र में क्या किया जाता है? जल से प्राप्त ऊर्जा को, मित्रों, जल से प्राप्त ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जीवन भर याद रखेंगे, जल विद्युत संयंत्र में जल से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या किया जाता है? जल से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये देखिए, हमने बांध बनाया। बांध बनाने के बाद हमने ऊंचा बांध बना लिया। ऊंचा बांध बनाने के बाद हम यहां पानी को क्या करते हैं? जमा करते हैं। बांध बनाने के बाद क्या करते हैं? हम यहां पर पानी को जमा करते हैं। और जब हमारी पानी यहां जमा होती है तो पानी में कौन सी ऊर्जा? जब पानी अस्थिर होती है तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। कौन सी ऊर्जा वहां संचरित होती है? वहां पर आपकी स्टैटिक, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है मित्रों, वो जमा होती है। तो बांध बनाकर पानी को हम जमा करते हैं और जब पानी को जमा करते हैं तो उस पानी में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी अवस्थित होती है। और उसी पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये देखिए एक पाइपिंग की स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा पतला सा पाइप यहाँ से लाया है। इसी पाइप को हम कहते हैं मित्रों पेन स्टॉक। क्या कहते हैं? पेन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, पेन स्टॉक कहते हैं। और पेन स्टॉक के माध्यम से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी पानी है, तो पेन स्टॉक एक पतली सी पाइप जैसी होती है। हालांकि हमारे संरचना के हिसाब से बड़ी होती है, लेकिन फिर भी बांध के हिसाब से देखें तो छोटी होती है। और उस पेन स्टॉक के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, हाई प्रेशर में, ठीक है, उच्च दाब में आपकी पानी तेज गति से आती है। क्या होती है? तेज गति से आती है। और तेज गति से आकर वो पानी कहां टकराती है? आपके इस टरबाइन पर। कौन सा टरबाइन होता है? यह वाटर टरबाइन होता है, ये जल टरबाइन होता है। ठीक है, कौन सा टरबाइन होता है मित्रों? जल टरबाइन होता है। और जब जल टरबाइन पर यह आती है पानी, तो पानी के दबाव से हमारी टरबाइन घूमने लगती है। क्या होती है? पानी के दबाव से हमारी टरबाइन घूमने लगती है। और टरबाइन का जो कनेक्शन है, तो टरबाइन किससे जुड़ा होता है? ये यहाँ फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ टरबाइन जुड़ा होता है जनरेटर से, अल्टरनेटर से। किससे जुड़ा होता है? आपके अल्टरनेटर से जुड़ा होता है। और ये जो अल्टरनेटर है उसकी साफ्ट, ठीक है, अल्टरनेटर की धुरी और आपके टरबाइन की धुरी दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। और जब टरबाइन हमारा घूमता है, जब टरबाइन घूमता है मित्रों, तो उसके तुरंत साथ में आपकी जो है जनरेटर, अल्टरनेटर, यह भी घूमने लगती है। और जब अल्टरनेटर घूमती है तो इससे क्या प्राप्त होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। और जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वह वोल्टेज कहाँ जाती है? आपके ट्रांसफार्मर में। कहाँ जाती है वह वोल्टेज? ट्रांसफार्मर में जाती है। फिर यह ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को स्टेप अप करता है, बढ़ाता है। जिस हिसाब से जरूरत होती है उस हिसाब से इसको दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने के लिए वोल्टेज के परिमाण को बढ़ाता है। और फिर बढ़ाने के बाद ट्रांसमिशन टावर ये हैं, और फिर ये आपकी देख लीजिए ट्रांसमिशन लाइन, इसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम विद्युत को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, विद्युत को मित्रों भेज देते हैं। तो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके बीच मैंने रखी है। हमारा जो बड़ा जल विद्युत संयंत्र है साथियों,
उसका जेस्टेशन पीरियड यानी उसकी उत्पादन से पहले की अवधि अधिक होती है। उसके साथ दूसरी बात, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य ईंधन कौन सा है? जल है। और आप जानते हैं कि जल के लिए भी हमें खर्च नहीं करना है, यह भी हमें नदियों से, ठीक है, प्राप्त हो जाती है। बिहार में खास करके जल विद्युत परियोजना काफी सारी हैं, जिसमें जल विद्युत परियोजना बिहार में सबसे ज्यादा कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि कोसी हमारे बिहार की शोक के नाम से भी जानी जाती है और कोसी की पानी का नियंत्रण जो है वो नहीं हो पाता है, जिस कारण लाखों लोग हर साल बाढ़ की समस्या को झेलते हैं। इसलिए साथियों, जब हमने उस पर जल विद्युत संयंत्र बनाना का काम शुरू किया है, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं सो कोसी नदी पर चल रहे हैं जो जल विद्युत संयंत्र से ही संबंधित हैं। तो जल के साथ है कोसी नदी के पानी से विद्युत उत्पादन करने के पीछे मुख्य कारण यही है कि एक तो हमारी बाढ़ से नियंत्रण होगी, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट होता है यह बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट होता है। यह सिर्फ बिजली ही उत्पादित करता नहीं है, बल्कि समाज को कई आयामों, कई तरह के संकटों से भी बचाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम कोसी की चर्चा करते हैं, यह बाढ़ से भी राहत दिलाता है। दूसरी बात कि इस प्लांट से, जल विद्युत संयंत्र से धुआं का उत्पादन नहीं होता। यह कितना अच्छा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है मित्रों, ठीक है। तो एक तो पर्यावरण के प्रदूषण से बचते हैं, दूसरी बाढ़ से हमें सुरक्षा होती है, तीसरी हम छोटे छोटे नहरों के माध्यम से जो वाटर हमारी उपयोग में ले ली जाती है, जब बिजली का उत्पादन हो जाता है तो फिर शेष बचे हुए पानी जो कहाँ आ जाते हैं, ये नीचे ड्राफ्ट फैन के माध्यम से टेल रेस के पास आते हैं। हम चाहें तो टेल रेस से वापस पंप करके फिर इस पानी का यूज कर लेते हैं अगर हमारे पास पानी की कमी रहती है तो, नहीं तो फिर इस टेल रेस के माध्यम से हम अलग अलग नहरों के द्वारा किसान को खेतों में सिंचाई के लिए भी भेज देते हैं। इसी पानी को हम कहाँ भेजते हैं साथियों? किसान को सिंचाई के लिए भेजते हैं। तो देख लिया आपने किस तरह से यह बहुउद्देशीय परियोजना है। और यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो अल्टरनेटर होती है, जीवन भर याद रखिएगा, इसमें जो अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं मित्रों, ये अल्टरनेटर आपकी कौन सी अल्टरनेटर होती है? ये अल्टरनेटर आपकी सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होती है। कैसी अल्टरनेटर होती है? सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होती है, ठीक है। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होती है। क्यों? सैलिएंट का मतलब होता है उथला हुआ। क्या होता है? उथला हुआ। यानी इस अल्टरनेटर का जो पोल होता है, चुंबकीय पोल होता है, वो बाहर की तरफ निकला होता है। और मित्रों मैं आपको बता दूं, इसकी स्पीड कम होती है, यह बहुत तेज गति में नहीं चलती है साथियों। इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखेंगे, यहां पर सैलिएंट पोल अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, इसकी स्पीड कम होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सैलिएंट पोल के बारे में, इसका व्यास बहुत बड़ा होता है लेकिन इसकी लंबाई कम होती है। ध्यान रखेंगे, इस तरह का जो अल्टरनेटर होता है इसमें पोल बहुत ज्यादा होते हैं, और जब पोल बहुत ज्यादा होते हैं तभी जाकर के इसकी स्पीड कम हो पाती है। और ज्यादा पोल लगाने के लिए हमें गोलाई ज्यादा रखनी पड़ती है, यानी इसका व्यास जो है वो बड़ा होता है, और जो इसकी सिलिंड्रिकल लेंथ है यानी लंबाई है वो क्या होती है? कम होती है मित्रों, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हैं, मैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण बात अभी चर्चा कर दे रहा हूं। आप ये जानते हैं युवा साथियों कि NS जो हमारी अल्टरनेटर है वह सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, और इसका मान होता है NS इक्वल टू 120 F/P। कितना होता है साथियों? NS इक्वल टू 120 F/P, जहां F आवृत्ति को व्यक्त कर रहा है। F किसको व्यक्त कर रहा है मित्रों? आवृत्ति को। और P पोल की संख्या को, ध्रुव की संख्या को, P पोल की संख्या को व्यक्त कर रहा है। और ये NS आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। सिंक्रोनस चाल है, सिंक्रोनस गति है मित्रों। तो इस फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा है कि हमारी NS जो है वो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है पोल की। यदि पोल की संख्या बढ़ेगी तो हमारी स्पीड घटेगी, यदि पोल की संख्या घटेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। उदाहरण के रूप में आइए देख ही लेते हैं इस बात को। हमने मान लिया कि मेरे पास क्या था? 2 पोल था, यानी P बराबर, पोल जब 2 होता है तो NS देखिए कितना हो जाएगा? 120। और आप जानते हैं ना फ्रीक्वेंसी 50 होती है,
तो 120 गुना 50 बटा हाउ मच, पोल, पोल कितना है 2, यानी 6000 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 3000 आरपीएम आपको मिलती है साथियों। ठीक है, 3000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। तो जब 2 पोल होता है तो 3000 आरपीएम आपकी स्पीड होती है। और यदि ऐसा हो जाए मित्रों, ध्यान देंगे, यदि क्या हो जाए, आपकी पोल 4 हो जाए, ठीक है, जब 4 पोल होगी तो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड का मान 6000 बटा 4 यानी 1500 आरपीएम। देख लिया आपने, हमारी पोल जब 4 होती है तो 1500 आरपीएम स्पीड होती है, हमारी पोल 2 होती है 3000 आरपीएम होती है। यानी जब हमें स्पीड कम रखना है तो आप कंफर्म हो गए ना, पोल की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जो हाइडल पावर प्लांट होता है, बड़ा जल विद्युत संयंत्र होता है, वहां पर हमारी जो जनरेटर होती है वो सैलिएंट पोल टाइप की जनरेटर अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, सिंक्रोनस मशीन का प्रयोग करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, और उसमें आपकी पोल बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, इस वजह से उसकी गोलाई ज़्यादा होती है और उसकी सिलेंड्रिकल लेंथ जो है, समझ गए, उसकी लंबाई जो है वो कम होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो गेस्टेशन पीरियड है, उत्पादन पूर्व अवधि है, वह आपके बड़े जल विद्युत संयंत्र में सर्वाधिक होता है। इसलिए जो हमारा सही उत्तर है मित्रों वो ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है। ठीक है, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। युवा साथियों, आपके सामने ये इलेक्ट्रिक रूम हीटर दिख रहा है। याद रखेंगे, जो रूम हीटर है उसका जाड़े के मौसम में बड़ा काम होता है, और जाड़े के मौसम में जब हम ठंड से परेशान होते हैं तो इसका प्रयोग करके ये क्या कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। सबसे पहले जो हमारी रूम हीटर है मित्रों, वो क्या काम कर रही है, हीटर क्या काम कर रही है, ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रही है साथियों, उष्मा ऊर्जा में। किस में बदल रही है, उष्मा ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, यहां जो सिद्धांत इस्तेमाल हो रहा है साथियों, यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम जो सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं वो आपका है रेसिस्टिंग हीटिंग। ठीक है, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, यहां भाप जो है हमारा यहीं पर है विद्यार्थी, रेसिस्टिव हीटिंग। ठीक है, रेसिस्टिव हीटिंग कौन से सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है, रेसिस्टिव हीटिंग का हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो रेसिस्टिव हीटिंग है उसका परिमाण I स्क्वायर इंटू R होता है। किसी भी, ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रतिरोध, अगर हमारा प्रतिरोध R है, उससे होकर विद्युत धारा I अगर पास करती है तो यहाँ पर जो शक्ति का लॉस होता है, पावर का लॉस होता है, वह I स्क्वायर R से सूचित किया जाता है। और यही I स्क्वायर R लॉस हमारे उष्मा ऊर्जा के रूप में, हीट लॉस के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये ध्यान देंगे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को सरलता से उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग की जो रेसिस्टिव हीटिंग का कंसेप्ट होता है, रेसिस्टिव हीटिंग का जो सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत के आधार पर हमारा रूम हीटर काम करता है। और यह रूम हीटर के प्रयोग में I स्क्वायर R जो हीट लॉस है, उष्मा का लॉस है, इस कंसेप्ट का, इस थ्योरी का हम प्रयोग करते हैं। रेसिस्टिव हीटिंग भी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट रेसिस्टिव हीटिंग और दूसरी होती है साथियों आपकी इनडायरेक्ट रेसिस्टिव हीटिंग। तो रूम हीटर के केस में हम लोग जो हैं युवा साथियों ये ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट हीटिंग का प्रयोग करते हैं। किस हीटिंग का प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट हीटिंग का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, आपके रूम हीटर के लिए करते हैं युवा साथियों। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिलहाल
ये जो हीटर आप सामने देख रहे हैं, तो पहले तो इस हीटर का हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे थे। इस हीटर में सेरामिक की बेस पर, किसकी बेस पर? इस हीटर में सेरामिक की बेस पर, ठीक है, सेरामिक की बेस पर नाइक्रोम के तार का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया है साथियों? नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया है। नाइक्रोम की खासियत होती है कि नाइक्रोम आपका जो है प्रकाश कम उत्पादित करता है लेकिन ऊष्मा ज्यादा देता है। ठीक है, तो पहले तो हम सेरामिक के बेस पर नाइक्रोम का लपेटा हुआ जो कॉइल था उसका प्रयोग करके तब हीटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ी है तो अब हम लोग इस तरह के हीटर का प्रयोग करते हैं जिसमें लाइटिंग भी थोड़ी अच्छी मिल जाती है और हीट तो मिलता ही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा कॉइल लगाते हैं, तो साहब यहां पर हम लोग जो है टंगस्टन हैलोजन लैंप का प्रयोग कर रहे हैं। इस वाले हीटर में क्या कर रहे हैं, तो इस वाले हीटर में हम लोग टंगस्टन हैलोजन लैंप, याद रखेंगे कौन सा है? हैलोजन, HALOGEN, टंगस्टन हैलोजन लैंप का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस हीटर के माध्यम से यहां पर जो मुख्य तत्व होता है वह आपका विद्युत प्रतिरोध होता है। अगर आपका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से आपकी हीट भी बढ़ती है। सामान्यतः इलेक्ट्रिक रूम कन्वर्टर जो है उसके माध्यम से हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस तक युवा साथियों पहुंच सकते हैं। हालांकि इतना तापमान हम कमरे में रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमाइज की बात करें तो लगभग इन सारे अवयवों से हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ा सकते हैं साथियों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मुख्य उत्तर है इस प्रश्न का वो क्या है? रेसिस्टिव हीटिंग। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर रेसिस्टिव हीटिंग के सिद्धांत पे काम करता है और रेसिस्टिव हीटिंग के इनडायरेक्ट मेथड का यहां पे प्रयोग किया गया है और उसी के माध्यम से जो आपकी प्रतिरोध है वह मुख्य अवयव के रूप में है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रही है और जाड़े के मौसम ये हमारे लिए लाभदायक है। हालांकि ये वाली हीटर थोड़ी महंगी पड़ती है और इधर साइड में जो हीटर आपको दिख रही है इसकी कीमत थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी कीमत कम होने का वजह है कि यह पावर का कंजप्शन भी ज़्यादा करती है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा और उस वाले में आपकी पावर कंजप्शन थोड़ी कम होती है, वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब मार्केट में ये हीटर जो है ज्यादा चल रही है। ठीक है, आइए मित्रों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में कौन सा अधिकतम होता है? When the load resistance is equal to the source resistance, which of the following is maximum? साथियों, लोड रेसिस्टेंस और सोर्स रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो मान लीजिए आपके पास ये सप्लाई वोल्टेज भी है और यहां पर मेरा क्या है? सोर्स रेसिस्टेंस, मैंने इसको RTH का नाम दे दिया और ये देखिए यहां पर आपकी लोड रेसिस्टेंस RL है। ठीक है, तो इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो अधिकतम पावर जाएगी इस IL को, इस RL रेसिस्टर को, यहां से करंट IL पास कर रही है। दोनों प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हैं साथियों? श्रेणी में जुड़े हैं। दोनों कैसे आपस में जुड़े हैं? श्रेणी में जुड़े हैं। जब ये दोनों आपस में श्रेणी में जुड़े हैं तो सप्लाई वोल्टेज जब हम इस सर्किट को देते हैं तो हमारा जो सोर्स का प्रतिरोध है वो RTH है और लोड का प्रतिरोध क्या है? RL है। ठीक है, अब सोर्स से लोड की तरफ पावर तभी मैक्सिमम होती है जब आपके RTH का मान क्या हो जाए? RL के बराबर हो जाए। जीवन भर याद रखिएगा, जब सोर्स प्रतिरोध और लोड का प्रतिरोध दोनों का परिमाण एक दूसरे के समान होता है तभी सोर्स से लोड की तरफ, यानी इस वोल्टेज वाले सोर्स से आपके लोड इस RL की तरफ क्या होती है? अधिकतम यानी मैक्सिमम, अधिकतम शक्ति, अधिकतम पावर ट्रांसफर होती है, अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो ये बातें किस आधार पर बताई गई है साथियों? ये बताई गई है मैक्सिमम पावर, यह लिया गया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की मदद से। ठीक है, अधिकतम शक्ति संचरण सिद्धांत जो है उसके द्वारा ये लिया गया है और जब हमारी RTH सोर्स का प्रतिरोध लोड के प्रतिरोध के समान हो जाता है वैसी परिस्थिति में
हमारी जो इफिशियंसी है, हमारी जो दक्षता है छात्रों, पावर तो अधिकतम जाती है, लेकिन हमारी दक्षता कितनी प्राप्त होती है? 50% ही होती है। कितनी होती है? 50% ही होती है। ठीक है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितनी मात्रा में पावर हमारी वहां से ट्रांसफर करती है। तो हमारी जो पावर ट्रांसफर करती है सोर्स से लोड की तरफ, उसका परिमाण जो होता है मैक्सिमम, वो होता है साथियों VTH का स्क्वायर बटा 4RTH या RL, कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब मेरा सोर्स का प्रतिरोध लोड के बराबर हो गया तो मैं RTH और RL में से कोई भी बात लिखूं तो वो चलेगा। यानी आप इसके बदले में अगर ऐसा भी लिखना चाहें VTH का स्क्वायर बाय 4RL, तब भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो हमारी पावर अधिकतम कहां से कहां ट्रांसफर होती है? सोर्स से लेकर लोड की तरफ। कहां से कहां साथियों? सोर्स से लेकर लोड की तरफ ट्रांसफर होती है। और इस परिस्थिति के लिए लोड रेसिस्टर को सोर्स रेसिस्टर के बराबर होना पड़ेगा, और यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो कंसेप्ट है उससे यह लिया गया है। और ऐसे परिस्थिति में जब हमारी पावर अधिकतम ट्रांसफर होती है तो हमारी दक्षता कितनी होती है उस सिस्टम की? हमारे उस सर्किट या सिस्टम की दक्षता साथियों 50% होती है, ये याद रखेंगे। और मैक्सिमम पावर का मान कितना होता है? VTH स्क्वायर बाय 4RTH होता है। कितना होता है? VTH स्क्वायर बाय 4RTH होता है या VTH स्क्वायर बाय 4RL होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में किसमें परिवर्तन लाता है? यानी आपको परिवर्तन कहां करना है साथियों? आपको परिवर्तन करना है लोड में। यानी लोड को या तो आपको घटाना है या नहीं तो बढ़ाना है। ठीक है, आपकी सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मोटर है, इसके लोड को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। इसी को इंग्लिश रूपांतरण किया गया है, ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन एडजस्ट टू चेंज इन लोड बाय चेंज इन। हम इसके लोड में परिवर्तन किसके को परिवर्तित करके करते हैं? तो पहला ऑप्शन है पावर कौन को परिवर्तित करके, दूसरा है आपका EMF को परिवर्तित करके, तीसरा है आपका टॉर्क एंगल को परिवर्तित करके, और चौथा है साथियों आपका आर्मेचर करंट को परिवर्तित करके। याद रखेंगे, हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसकी सबसे अच्छी खासियत होती है, इसका नाम ही सिंक्रोनस इसीलिए है क्योंकि यह सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू 120 F/P पर ही चलती है। ठीक है, आप जीवन भर याद रखेंगे, चाहे इस मोटर में आप लोड को बढ़ा दीजिए या लोड को घटा दीजिए, इसके स्पीड पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी स्पीड फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। इसके स्पीड में आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, यह हमारा शाफ्ट है साहब। ठीक है, और इस तरह की जो मशीन होती है सिंक्रोनस मोटर, उसमें आपकी जो रोटर है, ये येलो कलर का पीला वाला जो दिख रहा है, ये आपका रोटर है। ठीक है, यही घूमता है, समझ गए? तो ये रोटर जो आपका है, यही रोटर में आप कौन सी वाइंडिंग करते हैं? फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, कौन सी वाइंडिंग करते हैं? फील्ड वाइंडिंग करते हैं विद्यार्थी जी। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी उत्पन्न होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के डेवलप होने के कारण ही बैक EMF हमारी यहां उत्पन्न होगी, जिसके कारण आपको फोर्स एग्जर्ट होगा, और तब जाकर के ये आपको क्या करेगी? मैकेनिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परिवर्तन करेगी। जीवन भर याद रखेंगे, चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो या DC मोटर हो, ये क्या काम करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है साथियों। और इस वाले हिस्से से ये जो आपका शाफ्ट बाहर निकला है, यहीं से हमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आउटपुट के रूप में मिलती है। और ये वाला खाली खाली जो जगह आप देख रहे हैं, खांचा देख रहे हैं, इसी सब में आपकी वाइंडिंग होती है। इसी में क्या होती है? हमारी वाइंडिंग इंस्टॉल की जाती है। ये ऊपर वाला हिस्सा आपका फ्रेम है, और ये सबसे बाहर वाला हिस्सा यही आपका फ्रेम है जो कि स्टेटर है। और उसके स्टेटर के सेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं? ये देखिए आर्मेचर का कंडक्टर है। ठीक है, इसके स्टेटर में ही हम लोग आर्मेचर इंस्टॉल करते हैं, और इसके स्टेटर में ही आप क्या करते हो? मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं मित्रों? मोटर को 3 फेज सप्लाई हम
प्रदान करते हैं। यानी यह 3 फेज एसी पावर को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद फिर इसके रोटर को चलाने के लिए, क्योंकि जब इसका रोटर घूमेगा तभी जाकर के आपका बैक ईएमएफ उत्पन्न हो पाएगा, तो इसके रोटर को घुमाने के लिए हम यहां एक्साइटर देते हैं। मित्रों, एक्साइटर के रूप में प्रायः डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखेंगे, एक्साइटर के लिए प्रायः डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं युवा वैज्ञानिकों? डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डीसी शंट जनरेटर भी आपके सिंक्रोनस मोटर के रोटर के शाफ्ट पर ही इंस्टॉल किया जाता है, वहीं पर लगाया जाता है, और उसके कारण एक्साइटेशन जो है वह आप इसे दे पाते हैं। इसीलिए इस तरह की जो मशीनें होती हैं वो डबली एक्साइटेड मशीन होती है, यानी 2-2 बार इसे एक्साइटेशन देना पड़ता है। एक तो 3 फेज की सप्लाई इसके स्टेटर में देते हैं, और फिर इसके रोटर को आप डीसी शंट जनरेटर के माध्यम से क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं, एक्साइट करते हैं, फिर इसका काम चलता है। तो मैंने आपके बीच ये बातें रखी कि यह सदैव एक ही स्पीड पे चलता है, और वह सिंक्रोनस स्पीड है जिसका मान 120 F/P है। ठीक है, और उस स्पीड में यह परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब रही बात कि हम लोड को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो क्या होगा? तो जब हम लोड को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में हमारी आर्मेचर करंट परिवर्तित होगी। मित्रों क्या होगी? हमारी आर्मेचर करंट परिवर्तित होगी, और आर्मेचर करंट के परिवर्तन से जो हमारी लोड की एंगल है उसमें विस्थापन होगा, और लोड की एंगल में विस्थापन होने के कारण तब हम पोजीशन को चेंज करेंगे तो लोड का एंगल बढ़ता है। साथियों याद रखेंगे, अगर आर्मेचर की करंट हमारी बढ़ती है तो हमारी लोड की एंगल जो है वह भी आपकी विद्यार्थियों बढ़ती है। तो आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, लोड एंगल भी बढ़ेगा, और वह अपने आप क्या करेगा? अपने एंगुलर पोजीशन को सेट कर लेगा। लेकिन ध्यान रहे, चाहे लोड बढ़े या लोड घटे, एंगल की पोजीशन बढ़े या एंगल की पोजीशन घटे, लेकिन आपकी फील्ड करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि हमारे मोटर के स्पीड पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि यदि आप क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर के लोड में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा मित्रों? तो आर्मेचर के करंट में ऑटोमेटिक परिवर्तन वहां होता है, और जिसे लोड एंगल के परिवर्तन से एडजस्ट कर लिया जाता है, और फिर आपके लोड के बढ़ने और घटने से उस एडजस्टमेंट से हमारे स्पीड पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्पीड हमारी फिक्स रहती है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिंक्रोनस मोटर में कभी भी युवा वैज्ञानिकों, कभी भी सिंक्रोनस मोटर में स्पीड में परिवर्तन नहीं होता, भले लोड बढ़ जाए या लोड कम रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक 2 वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है? 2 वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल, कनेक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर मित्रों, 2 वे स्विचिंग का मतलब क्या होता है? 2 वे स्विचिंग का सीधा मतलब यह होता है कि आप अगर सीढ़ी पर हैं, सपोज टू बी दैट ठीक है, आप यहां पर पहुंच गए, आपके टॉप पर, और ये बॉटम है। ठीक है, ये नीचे का सरफेस है साथियों, और ये आपका छत है। आप नीचे से छत पे जाना चाहते हैं। ठीक है, और आपकी जो लाइट है, सपोज टू बी दैट, वो इस पोजीशन पर है ताकि पूरे सीढ़ी पर रोशनी आ जाती है। 2 वे स्विच का मतलब ही होता है, 2 वे स्विच का मतलब ही होता है, समझ गए, कि एक यंत्र को 2 अलग स्विचों के द्वारा, एक यंत्र को 2 अलग स्विचों के द्वारा नियंत्रित करना। 2 अलग स्विचों के द्वारा क्या करना साथियों? नियंत्रित करना। 2 अलग स्विचों के द्वारा नियंत्रित करना। ठीक है, यानी जब हम नीचे थे, ठीक, तो आप यहां गौर से समझिए इस बात को। हम नीचे थे, मुझे छत पर जाना है, मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा, मुझे बल्ब को क्या करना है? ऑन करना है। तो यहां पर जो स्विच लगी है, मैंने उसे डाउन किया, ऑन पोजीशन पे किया, आपकी बल्ब ग्लो करने लगी। ठीक है, और फिर जैसे ही मैं छत के ऊपर चला गया, तो जब मैं छत पर चला गया तो इस पर रोशनी मुझे रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ पर जो स्विच था उससे मैंने फिर अप का बटन दबाया और आपकी बल्ब ऑफ हो गई। अब फिर मैं नीचे जब आ रहा हूँ तो यहाँ मैंने क्या किया साथियों? फिर से स्विच को ऑन किया,
हमारी बल्ब ग्लो कर गई, और जब मैं नीचे उतरा तो फिर यहां मैंने ऑफ कर दिया। तो आपने देखा कि हमारी डिवाइस एक ही है ना, हमारे पास एक ही बल्ब है, लेकिन उसको कंट्रोल मैंने दोनों स्विचों के माध्यम से कर लिया है। तो याद रखेंगे कि इससे आपको स्पष्ट हो चुका है कि टू वे स्विचिंग का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, सीढ़ी की वायरिंग के लिए करते हैं। ठीक है, सीढ़ी में जो हम वायरिंग लगाते हैं वहां पर टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। ये देखो हमारा स्विच 1 है साथियों, और ये आपका क्या है, स्विच 2 है। ये आपकी फ्यूज है और ये लाइव है। ये रेड वाला जो लाइव है वो देखिए कॉमन को हमने क्या किया है, ये बीच में कॉमन है, कॉमन को एक बार L1 से जोड़ा है, एक बार L2 से जोड़ा है, तो आपका बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। फिर दूसरी बार इस कॉमन को हम L1 से जोड़ेंगे और फिर यहां किससे जोड़ देंगे, L2 से जोड़ देंगे, तो फिर आपकी बल्ब क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। लेकिन जब ये कॉमन L1 और L1 से जुटेगा तो क्या होगा, ऑफ रहेगी। जब ये L2 और L2 से जुटेगा, L2 और L2 से जुड़ेगा तो भी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। लेकिन जब यह किससे जुड़े, L1 प्लस L2 जुड़े तब भी ऑन हो जाएगी। और साथियों जब L2 प्लस L1 जुड़े तब भी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। टू वे स्विचिंग के माध्यम से हम अलग अलग स्थान से किसी एक ही डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं, और मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम लोग सीढ़ी की वाइंडिंग के लिए करते हैं। और स्विच के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा हम अपने सप्लाई की धारा को नियंत्रित करते हैं और अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स को चालू या बंद करने की परिस्थिति में लाकर छोड़ते हैं, जिससे हम उस यंत्र का निर्धारण और उसका समन्वयक या कंप्लीट उसका कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 10 स्क्वायर mm के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 kV XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग जमीन में क्या है। युवा साथियों, व्हाट इज द करंट रेटिंग फॉर ए 1.1 kV XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल ऑफ नॉमिनल कंडक्टर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर mm। युवा वैज्ञानिकों, सबसे पहले तो आपका क्या है, सिंगल कंडक्टर का एल्युमिनियम केबल है। क्या है, सिंगल कंडक्टर का एल्युमिनियम केबल है, यानी केबल तो है लेकिन उसमें एक ही कंडक्टर है और वो एल्युमिनियम की है। ठीक है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात साथियों, जो 10 स्क्वायर mm का हमारा कंडक्टर है, 10 स्क्वायर मिलीमीटर का 10 स्क्वायर mm का जो कंडक्टर है वो भी कितने के लिए, 1.1 kV के लिए। XLPE का फुल फॉर्म होता है साथियों, ध्यान रखेंगे, XLPE का पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। क्या होता है इसका पूरा नाम, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। XLPE का नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। साथियों, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन का निर्माण ट्यूबिंग से होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, यह ट्यूबिंग से बनता है। ठीक है, ट्यूबिंग से बनता है। और इसकी खासियत यह होती है कि इसका प्रयोग, जो इसकी खासियत होती है कि यह उच्च विद्युत केबल में, हाई वोल्टेज केबल के लिए यह प्रयोग में लिया जाता है। हाई वोल्टेज केबल के रूप में यह प्रयुक्त होता है साथियों। हाई वोल्टेज केबल के रूप में इसका प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं। और आपको बता दूं, हमारी जो बिल्डिंग की सर्विस है प्लस पाइपलाइंस हैं, ठीक है, बिल्डिंग की सर्विस है, पाइपलाइंस है, हाई वोल्टेज सर्विसेज हैं, उन सभी जगहों पे हम इसका प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, और आपको बता दूं कि आपका जो रेडियंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं, रेडियंट हैं, इन सभी जगहों पे भी प्रयोग करते हैं। हीटिंग के लिए भी इस तरह के केबल का प्रयोग किया जाता है। XLPE का प्रयोग विशेष रूप से वहां पर करते हैं। और जो निर्धारित पैमाने हैं उसके आधार पर अगर देखें तो हमारी धारा जो जमीन में पास करती है, ये XLPE के एल्युमिनियम के सिंगल कोर कंडक्टर के माध्यम से वो 55 एम्पियर होती है। कितनी धारा प्रवाहित करती है साथियों, 55 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। जीवन भर याद रखेंगे, 55 एम्पियर की करंट यहां से पास करती है।
अगला प्रश्न हमारा आपके बीच है, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? Which of the following is true statement with respect to different power plant? अलग अलग पावर प्लांट के लिए कौन सी बातें सही है? भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्र की चालू लागत परमाणु ऊर्जा से बहुत कम होती है। याद रखिएगा, भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्र की परमाणु ऊर्जा से कम होती है। इधर है आपका थर्मल, उधर है आपका न्यूक्लियर। दूसरा है, भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्र में ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ईंधन के रूप में तो हम लोग यहाँ पे कोयला का प्रयोग करते हैं, है ना, और कोयला को लाने में तो लागत बहुत लगता ही है, तो ये तो बिल्कुल उचित बात नहीं है। तीसरा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्रों में, ये भी बिल्कुल गलत बात हो गई। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कितनी ज्यादा विकिरण होती है, कितना ज्यादा रेडिएशंस होता है ना। न्यूक्लियर विखंडन, नाभिकीय विखंडन होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो बहुत घातक होते हैं, उनसे काफ़ी नुकसान होता है पर्यावरण को भी, प्लस उसमें काम करने वाले लोगों का भी जीवन बहुत कठिनाई में चला जाता है। तो इसीलिए कभी भी इसे हम लोग पब्लिक के एरिया में नहीं लगाते हैं। जहाँ घनी आबादी है वैसे जगहों पर हम इसको नहीं लगा सकते हैं। कचरा प्रबंधन यहाँ बहुत बड़ी समस्या होती है साथियों, ठीक है। तो ये सी नंबर भी तो संभव नहीं है, ठीक है। अब रही बात परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रखरखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज्यादा है क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा आपके बीच यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर है साथियों। ये क्या है? ये आपका नाभिकीय रिएक्टर है, समझ गए। और इस नाभिकीय रिएक्टर के अंदर हम नाभिकीय विखंडन करते हैं। क्या करते हैं? हम नाभिकीय विखंडन करते हैं, और नाभिकीय विखंडन के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? नाभिकीय विखंडन के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये याद रखिएगा, ये नाभिकीय विखंडन कैसा होता है? नियंत्रित होता है, अनियंत्रित नहीं। कैसा नाभिकीय विखंडन होता है? ये नियंत्रित विखंडन होता है। और इस विखंडन को नियंत्रित ढंग से संचालित करने के लिए हम लोग रिएक्टर का, नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें कंट्रोल रॉड भी लगाते हैं ठीक है। और फिर कंट्रोल रॉड के माध्यम से जब ये विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होता है, उस ऊर्जा और हीट का इस्तेमाल देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से स्टीम में उसका कन्वर्जन किया, भाप में उसको बदला, और भाप में बदलने के बाद फिर उस स्टीम को हमने टरबाइन पर हाई प्रेशर स्टीम को, बहुत उच्च दाब पर जो स्टीम है उसे हमने टरबाइन के ऊपर डाला। टरबाइन के ऊपर जब इसका प्रवाह तेज गति से होता है तो आपकी क्या होती है? टरबाइन घूमती है। और ये विद्यार्थियों आपका अल्टरनेटर है। क्या है यह? आपका अल्टरनेटर है। और जो अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर की स्पिंडल इससे क्या है? सीधे संपर्क में है। तो टरबाइन के घूमने से हमारी अल्टरनेटर की रोटर भी घूमती है। और फिर क्या होता है? अल्टरनेटर का जो अपना सिद्धांत है उसके आधार पर हमारी विद्युत की उत्पत्ति होती है। और यहाँ से 3 फेज में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 फेज में एसी हमें आउटपुट में मिलती है। और फिर यही एसी का हम ट्रांसमिशन टावरों की मदद से और डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से पब्लिक तक, लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन हम करते हैं। अब डीजल ऊर्जा संयंत्र जो है, ये तो डीजी सेट और जनरेटर सेट जो आप सामान्य रूप से देख रहे हैं, उसे अगर हम कंसीडर करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुशल कर्मियों की ज़रूरत होती है। और इसके लिए हमें अनुभवी लोगों की ज़रूरत है, एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हाई स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। इस वजह से परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो रखरखाव है और उसकी लागत जो है निश्चित रूप से आपके डीजल से क्या होती है साथियों? बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका जो सही उत्तर है वह इस प्रश्न संख्या का क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की रखरखाव डीजल ऊर्जा संयंत्र से ज्यादा होती है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? ठीक है छात्रों, सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है
हमारी जो ट्रांसफार्मर है युवा साथियों, ये क्या काम करती है? यह एक अस्थिर यंत्र है। क्या है? यह एक स्थैतिक डिवाइस है, स्थैतिक यंत्र है। ठीक है, यानी इसमें कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है। उसे फायदा यह होता है कि यहां पर घर्षण की लॉस, फ्रिक्शन लॉस जीरो होती है। क्या होती है? यहां घर्षण के कारण होने वाली नुकसान क्या होती है साथियों? शून्य होती है। इसीलिए इसकी दक्षता सर्वाधिक होती है, यानी 97 से लेकर 99% तक इसकी दक्षता चली जाती है साथियों। 97 से लेकर 99% तक इसकी दक्षता होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम लोग सामान्यतः कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। कैसी वाइंडिंग करते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। लेकिन यहां हेलिकल वाइंडिंग के बारे में बताया गया है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कई प्रकार की होती है, कॉन्सेंट्रिक में भी कई तरह की वाइंडिंग होती है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। डिस्क वाइंडिंग होती है, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग होती है, और यहाँ हेलिकल वाइंडिंग है। हेलिकल वाइंडिंग का शेप जो है वो हेलिक्स की तरह होता है, हेलिक्स की तरह होता है। ठीक है, और यह आपकी वाइंडिंग बिल्कुल खुली हुई सी दिखती है, स्वतंत्र दिखती है। यानी आपने यहाँ से लपेटना चालू किया, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, और ऐसे आप लपेटते चले गए इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से। तो यहाँ भी जो आप वाइंडिंग देख रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार शेप में किया गया है, यह भी आपकी क्या है? हेलिकल वाइंडिंग है। यह भी सिंगल लेयर में, डबल लेयर में होती है। ठीक है साथियों, तो हेलिक्स वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग जो है, यह एक इसका प्रयोग हम लोग खास करके छोटे ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हेलिकल वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग मुख्यतः करते हैं साथियों बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। जो बड़ा ट्रांसफार्मर है उसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेलिकल वाइंडिंग की एक सबसे खासियत ये होती है कि हेलिकल वाइंडिंग की करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी करंट इसमें बढ़ता जाएगा तो इसकी एरिया भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी आप जितना ज़्यादा टर्न्स इसमें लगाते जाएंगे, धारा का मान इसमें बढ़ता जाएगा। तो हमें हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जो आपकी निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग है, लो वोल्टेज का टर्मिनल है, वहाँ पर हम हेलिकल वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें आउटपुट के साइड में, क्योंकि यहाँ क्या होता है? V1 I1 बराबर V2 I2 होता है साथियों। अगर आपकी V2 कम हो रही है तो I2 को बढ़ना होगा, अगर V1 ज़्यादा है तो I2 आपकी क्या होगी? कम होगी। तो हेलिकल वाइंडिंग की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर वोल्टेज निम्न प्राप्त होता है। अतः बड़े ट्रांसफार्मर में हम लोग निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हेलिकल वाइंडिंग का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 10वां प्रश्न है विद्यार्थियों, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक, रिफ्लेक्शन फैक्टर। इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक यानी रिफ्लेक्शन फैक्टर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ये क्या होता है? मित्रों, मैं आपके बीच ये बता दूं कि हमारी जो इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग है उसके अंदर हम लोग मुख्यतः प्रकाश से संबंधित विषयों के बारे में पढ़ते हैं। और हमारी जितनी भी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले यंत्र हैं, चाहे वो सोडियम वेपर लैंप है, चाहे फ्लोरोसेंट लैंप है, चाहे CFL है, चाहे फिलामेंट लैंप है, चाहे नियन लैंप है, इन सभी के बारे में, चाहे आर्क लैंप है, गैस डिस्चार्ज लैंप है, बहुत सारे जितने भी लैंप के बारे में आप देख रहे हैं, प्लस प्रकाश की व्यवस्था कैसे करें जिससे पूरे कमरे में रोशनी हो जाए, किस जगह हमें लाइट सेट करना चाहिए जिससे पूरा कमरा आपका कंप्लीट रोशनी प्राप्त कर सके, इल्यूमिनेशन का लेवल क्या होना चाहिए, इसी सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं साथियों। तो हम आपको बता दें कि हमारी जो रिफ्लेक्शन फैक्टर होती है, परावर्तन कारक होती है। ठीक है, परावर्तन कारक होती है, यह रेशियो होती है किन दो चीजों का? परावर्तन कारक रेशियो होती है मित्रों परावर्तित प्रकाश। किसका? परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश का, आपतित प्रकाश का यह रेशियो होती है, इस दोनों का अनुपात होती है। अब इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, ये भी बातें होती है।
तो किसी वस्तु से परावर्तित जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, समझ गए? यानी आप ऐसे समझिए, किसी वस्तु से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स, किसी वस्तु से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स और किसी वस्तु से उत्सर्जित या किसी वस्तु से आपतित ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका जो अनुपात होता है मित्रों, वही आपकी क्या होती है? परावर्तन कारक होती है। अब यहां सवाल उठ रहा है कि हमारी ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होती है? अगर आपके पास कोई बल्ब है, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब के द्वारा साथियों, इस बल्ब के द्वारा जो अधिकतम प्रकाश, दृश्य प्रकाश 1 सेकंड में उत्सर्जित होती है, उसी को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा 1 सेकंड में, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित, 1 सेकंड में उत्सर्जित अधिकतम, 1 सेकंड में उत्सर्जित अधिकतम प्रकाश, वो भी कैसी प्रकाश? दृश्य प्रकाश, उसी को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। तो 1 सेकंड में किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्सर्जित अधिकतम प्रकाश को ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा जो ल्यूमिनस फ्लक्स हमें किसी सतह पर प्राप्त हुई है, तो उस सतह पर जितनी आई है और जितना वहां से रिटर्न होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के गई है, तो रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली ल्यूमिनस फ्लक्स और हमारे सतह पर आने वाली ल्यूमिनस फ्लक्स, उस दोनों का जो अनुपात होता है मित्रों, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कारक कहते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। आप ये बात को समझ लें कि हमारी जो आपतित प्रकाश है उसका मान सदैव महत्तम अधिकतम होता है। किसके सापेक्ष? परावर्तित प्रकाश के सापेक्ष। इस वजह से परावर्तन कारक का मान प्रायः विद्यार्थियों याद रखेंगे आप लोग, कितना होता है? 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है। कभी भी 100% नहीं हो सकती है, 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। और यह रेडिएंट एनर्जी का हिस्सा होता है। जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसी का वह हिस्सा होता है, जिसका प्रयोग क्या होता है तो हम नहीं कर पाते हैं, जो हमारे सतह से परावर्तित होकर चला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथियों, आपको मैंने प्रीवियस ईयर BSHPCL के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपके बीच रखा, और ये मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन है। कम वोल्टेज उपकरणों पर मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या है? अगर 440 वोल्ट के वोल्टेज पर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो न्यूनतम वोल्टेज है साथियों, वह मेगर की 500 वोल्ट होनी चाहिए, और इसे ही मेगर स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग करता है। ये सामने दिख रही तस्वीर, इसमें हैंडल लगा हुआ है, ये मुख्य रूप से आपका क्या है? मेगर है। ये क्या है विद्यार्थियों? मेगर है। और मेगर का काम क्या है? इसका काम है उच्च प्रतिरोध के मान को ज्ञात करके बताना, ठीक है। इंसुलेटर रेसिस्टेंस, युवा साथियों, इंसुलेटर रेसिस्टेंस के मान को कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 1 मेगा ओम से ज्यादा के प्रतिरोध को, 1 मेगा ओम से ज्यादा के प्रतिरोध को यह मापता है, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या करता है? 1 मेगा ओम से ज्यादा के प्रतिरोध को यह मापता है। मित्रों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका काम सिर्फ प्रतिरोध को ही मापना नहीं है, यह लीकेज करंट, ध्यान देंगे, लीकेज करंट को भी चेक करता है। साथ ही साथ साथियों, यह लीकेज करंट के साथ साथ आपका इंसुलेशन चेक करता है, वायरिंग में फेज और न्यूट्रल को भी चेक करता है। क्या करता है? वायरिंग के फेज और न्यूट्रल, फेज व न्यूट्रल को भी चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं,
इंसुलेशन रेसिस्टेंस को चेक करता है, इंसुलेटर के रेसिस्टेंस को चेक करता है, 1 मेगा ओम से ज्यादा के प्रतिरोध को मापता है, लीकेज करंट के मान को भी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, वायरिंग के फेज और न्यूट्रल को भी जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और अगर 440 वोल्ट के वोल्टेज के उपकरण में आपको मेगर से टेस्ट करना है तो हमारे मेगर में स्टैंडर्ड वोल्टेज 500 वोल्ट होना चाहिए। और ये हैंडल जो यहां पे देख रहे हैं ये हैंड ड्रिवेन मेगर है, यानी इसको घुमा करके इसमें हमारा जनरेटर लगा होता है। ये देखिए यहां पर हैंड ड्रिवेन जनरेटर है ना, यहां पे मैग्नेट है, यहां मैग्नेट है, और ये आपकी जो है सो आर्मेचर की अरेंजमेंट है। समझ गए साथियों? तो आपकी यहां पे डीसी जनरेटर होती है और इसको हाथ से घुमा करके हम संचालित करते हैं, जिसके कारण वोल्टेज की उत्पत्ति होती है। और फिर आपका यहां करंट कॉइल लगा हुआ है और फिर आपके ये सारे सस्पेंशन लिगामेंट हैं जो इसको जोड़ कर रखते हैं। ये हमारा 0 से लेके अनंत तक के लिए रीडिंग का स्केल लगा है, जो स्केल आप यहां देखते हैं। और यही जो पॉइंटर है वह आगे पीछे जब जाती है तो उससे हमें परिमाण का पता चल जाता है। यहां आपको स्पष्ट लिखा हुआ है मेगा ओम, ये बीच में देखिए 500 वोल्ट भी यहां लिखा हुआ है। ठीक है, यॉकिंस कंपनी का ये इंसुलेशन टेस्टर है। ठीक है साथियों, तो 500 वोल्ट हम लोग इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज रखते हैं अगर हमें कम वोल्टेज उपकरण को मापना है तो। और हैंड ड्रिवेन जनरेटर के माध्यम से वोल्टेज उत्पादित करके अब फिर आपकी धारा जो प्रवाहित होती है करंट कॉइल में। और ये देखिए यहां अननोन रेसिस्टेंस, हमें किसी भी मटेरियल का यदि रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके साथ इसको कपल करते हैं और फिर अननोन रेसिस्टेंस को, जिसका परिमाण हमें पता नहीं है, उसे हम बड़ी आसानी से यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेगर रही जो कि कई सारे कामों को करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, जो विद्युत अभियंत्रण के लिए, इलेक्ट्रिकल खास करके हमारे ट्रेड के साथियों के लिए मेगर तो बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आपको जब ग्रिड में काम करना होगा तो मेगर की जरूरत आपको पल पल पड़ने वाली है। ओके साथियों, तो आज के कार्यक्रम को आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है और आपके कमेंट्स के हिसाब से मैंने आज की वीडियो को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लासेस जो अब आपकी कंटिन्यू चलेगी, जिसमें हम अब BS PHCL के प्रीवियस क्वेश्चंस को याद रखेंगे, कि प्रीवियस क्वेश्चंस को आपके बीच हम डिस्कस करेंगे और ये सिलसिला हमारा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।